बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कय्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी के अंदर मसरूफ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 13 सितंबर को हुए पीएमसी के पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन आया हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली जो सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहे हैं वो मोर देन 110 क्वेश्चन मौजूद हैं बच्चे। वो 12 सितंबर का पेपर है, वो 13 सितंबर का नहीं है। और इवन जिस स्टूडेंट ने वो शेयर किए थे वो मेरे साथ ही शेयर हुए हैं, तो वो बेसिकली 13 सितंबर के नहीं थे, इस वजह से मैं उनको अपलोड नहीं कर रहा था। ये जो 13 सितंबर के क्वेश्चन है अभी सुबह मुझे बच्चे से रिसीव हुए हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ। एक ही ऑप्शन उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सर ह्यूमन डे जो था वो राइट ऑप्शन के अंदर मौजूद था, बाकी तीन ऑप्शन के साथ इनडायरेक्टली रिलेशन था उनका। बेसिकली बच्चे देखें, ह्यूमन डे से क्या मुराद होता है कि गर्मी वाला दिन। अब जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, हमें पता है कि गर्मियों के अंदर हमें ज़्यादा पसीना वगैरह महसूस होता है, मीन से इवेपोरेशन का फिनोमिना जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। ह्यूमन डे मीन से टेम्परेचर ज़्यादा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, जब मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो तेजी के साथ हरकत करते हुए जो है वो इवेपोरेट होने को प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इवेपोरेशन का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो हमें किस चीज़ के साथ देखने को मिलता है, वो हमें ह्यूमन डे के साथ जो है वो इसका डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा, यही ऑप्शन थी। बाकी तीनों की तीनों चीज़ों के साथ ही डायरेक्टली रिलेशन हमें देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ फॉलोइंग शो पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पीएमसी अपनी बातों के ऊपर पूरा भी बिल्कुल जो है वो पूरा तो नहीं पाया, ना ही इन्होंने स्टैंडर्ड सीम रखा पेपर्स का, ना ही इन्होंने ये बात पूरी की कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। बच्चे जितने भी पेपर्स आप लोगों को मिले हैं इनको लाजमी तौर पे देख के जाएं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बारहा रिपीट हो रहे हैं। इवन ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला क्वेश्चन जो है मैं दूसरी दफा आप पर डिस्कस करवा रहा हूँ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना जो है वो शो कर रहा होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही सब्सटेंस का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाना। तो हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट है बच्चे हमारे पास रोम्बोहेड्रल फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। हमारी बुक के अंदर दो ही एग्जाम्पल गिवन है, तो आपने वो दोनों जो है वो अच्छे तरीके से करनी है याद। तो एक हमारे पास ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म के अंदर भी जो है वो हमें एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो आपने ये दोनों बातें जो है वो याद रखनी कि इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। इस तरह से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कहता है विच द फॉलोइंग हैज लो डेंसिटी। इनमें से लो डेंसिटी किसकी होती है? तो बच्चे अगर आप लोग मोलेकुलर जो सॉलिड्स हैं उनको मुकम्मल तफसील के साथ देखें तो वहाँ पे मोलेकुलर सॉलिड में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये पोलर नॉन पोलर होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं, लो डेंसिटी भी इन्हीं की होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो मोलेकुलर सॉलिड जो है वो हमें राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी तक इसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे पास पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। उसके बाद ही हमारे पास बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर 3 के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट लाइट होते हैं, ये भी इसमें से एमसीक्यूज आ चुका है। और अब ये एमसीक्यूज आया कि इनमें से लो डेंसिटी किसकी होती है, तो बच्चे उसका जो राइट ऑप्शन है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो मोलेकुलर सॉलिड देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है कि बच्चे द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज फाउंड इन नाइट्रिक एसिड। बच्चे ये तीन ऑप्शन मौजूद थी, बोथ बी एंड सी की ऑप्शन मौजूद नहीं थी। मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पर ऐड किया। मैं आप लोगों को यहाँ पे राइट ऑप्शन बोथ बी एंड सी ही बताता हूँ, लेकिन अगर आपके पास यही ऑप्शन मौजूद थी तो अगर आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना था तो आप लोगों ने कोवलेंट को सिलेक्ट करना था। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड मीन से HNO3 के अंदर आप लोगों को दोनों की दोनों बॉन्डिंग्स देखने को मिलती हैं, कोवलेंट भी और कोऑर्डिनेट। कोवलेंट भी लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे पूरे का पूरा अपना जो लोन पेयर होता है ये ऑक्सीजन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन को पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। बाकी सारे के सारे हमारे पास कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर आपसे जनरल पूछा जाता है कि मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट और कोवलेंट दोनों का बोथ की ऑप्शन मौजूद नहीं होगी तो आप लोग कोवलेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास है ज्यादा बॉन्ड जो है वो कोवलेंट के ही पाए जाते हैं। तो जो चीज ज्यादा होती है हम लोग उसी को प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन कोवलेंट थी पेपर के अंदर, लेकिन अगर बोथ बी एंड सी के ऑप्शन मौजूद हो तो आप लोगों ने इसी चीज को जो है वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, E/M रेशियो ऑफ प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन। तो बच्चे आप लोगों के पास नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है E/M रेशियो प्रोटॉन के हम लोग कौन से इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली दो चीजों के अंदर कंपैरिजन करवाया जाता है, जब हम लोग चार्ट मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज मीन टू से इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं या फिर E/M रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो E/M रेशियो होती है वो हमेशा हमारे पास सेम होगी। इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। E/M रेशियो जो है वो नो डिपेंड और नेचर ऑफ गैस ये हमारे पास डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन जो है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन की जो E/M रेशियो होगी वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, और जिसका मैं सबसे ज्यादा होगा अब चार्ट मास वैल्यू
जिसका मैथ सबसे कम होगा उसकी चार्ट मैथ वैल्यू जो है वो हमारे पास ज्यादा होती है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन की चार्ट मैथ वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मैथ है वो हमारे पास सबसे कम होता है। तो इस तरह से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। नहीं, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बन सकता था, बच्चों को ऑप्शन याद नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। अदरवाइज जीरो पर एम रेशियो प्रोटॉन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कौन से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कहता है अकॉर्डिंग टू एन प्लस सेल रूल विच ऑफ फॉलोइंग हैज द हाई एनर्जी, इनमें से हाई एनर्जी किसकी होगी। बच्चे एन प्लस सेल रूल क्या होते हैं। एन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और जो एल है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर को। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए वैल्यूज बच्चे याद रखिएगा, मैंने क्वांटम नंबर का लेक्चर भी बनाया, उसके अंदर मैंने सारी बातें डिटेल के साथ बताई हैं। हमारे पास चार जो है वो सबशेल मौजूद होते हैं, एक एस है, पी है, डी है और एफ। एस के लिए एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए 2 होगी, एफ के लिए 3 होगी। अब यहाँ पे देखें 5s, 5s में एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5, जो भी नंबर होता है वो एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, तो 5 + 0 आंसर हमारे पास आया 5। अगर 3d की बात करते हैं तो n इज 3 एंड डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो 3 + 2 आपके पास क्या आया 5। 4s की बात करें तो 4 प्लस एस के लिए एल की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो हमारे पास आंसर आया 4। बच्चे यहाँ पे एन प्लस एल वैल्यू किसकी ज्यादा है, हमारे पास 2 की जो है वो 5 आ रही है। एक बात तो आप लोगों को ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आप लोगों ने इस तरह से एन प्लस एल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। दूसरी बात, जिसका आंसर ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका आंसर कम आएगा उसकी एनर्जी कम आएगी। दो बातें होगी। तीसरी बात ये है कि अगर आपके पास दो ऐसे सबशेल्स मौजूद हैं जिनके लिए आपके पास एनर्जी सेम आती है, तो बच्चे याद रखिएगा उनमें से हाई एनर्जी उस सबशेल की होगी जिसके लिए एन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। लाइक यहाँ पे देखें दोनों के लिए 5 वैल्यू है, लेकिन इनमें से एनर्जी ज्यादा जो है 5s की होगी। क्यों 5s की ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 5 है और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है वो हमारे पास 3 है। मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बात की कि अगर आप लोगों के पास तो ऐसे सबशेल्स मौजूद हैं जिनके लिए n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही होगी, तो उस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी। अब क्योंकि n इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 3, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 5s की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3d, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 5s आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड बनाना चाहें तो हमारे पास 5s है, उसके बाद 3d आ जाता है और सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो 4s हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन बच्चे, पहले सेंस में क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, आप उसने वैसे पूछ लिया। तो हमारे पास बच्चे टॉप टू बॉटम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन में से भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और पूरे पीरियोडिक टेबल में से भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने 3 बातें इसके बारे में बताई थी, बच्चे याद रखिएगा। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छी नॉन मेटल भी है, फ्लोरीन का ही रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक एक्सेप्शन थी, बच्चे इस चीज को मिसकंसेप्ट करते हैं कि इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बताते हैं। बच्चे याद रखिएगा जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्लोरीन की होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तमाम की तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चे जो फ्लोरीन है ये हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये गैस होती है। क्लोरीन भी हमारे पास गैस होती है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो फ्लोरीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि ज्योमेट्री शोन बाय MnCl4-2। तो बच्चे आप लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है उसके नीचे 4 जो हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स गिवन है और उनकी ज्योमेट्री शो की गई हैं। तो हमारे पास MnCl4-2 है, वो इस तरह से ज्योमेट्री शो करती है कि हमारे पास हमें इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो आंसर मार्क करना है वो टेट्राहेड्रल। आप लोगों की बुक के अंदर जो 4 मौजूद है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, आपको वो एटलीस्ट अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप की ज्योमेट्री जो है वो शो कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहता है केसी इज वेरी लार्ज। बच्चे केसी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। मतलब केसी का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और रिएक्टेंट के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब हम लोगों ने कहा कि केसी बड़ा, इसका मतलब प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन होगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा। जब प्रोडक्ट ज्यादा बन चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। बच्चे याद रखिएगा केसी इज वेरी लार्ज, इसके लिए आप लोगों को मैं 4 चीजें लिखवा देता हूँ, ज्यादा भी लिखवा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो 4 चीजें लिखवाने वाला हूँ वो देखिएगा कि अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट।
रिएक्शन हमारे पास जो है वो कंप्लीट, जो कि यहाँ पर भी है और हमारे पास राइट ऑप्शन भी यही है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बच्चे अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स के बॉन्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। बॉन्ड इन प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास स्टेबल होंगे और यही बॉन्ड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी होंगे। बॉन्ड इन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट चूंकि टू टू के प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स आर वीक। बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास वीक होंगे। और अगर आप लोगों ने स्टेबिलिटी के हिसाब से बताना हो तो बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल आप लोग कह सकते हैं। तो हमारे पास हम लोग ये भी बात लिख सकते हैं कि बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स आर, सॉरी रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल। तो ये वाली बातें आप लोगों ने चंद एक याद रखनी है। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या बन रहा है, वो हमारे पास जो है वो अल्फा में देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स गिव राइज टू। बच्चे याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं तो इफेक्टिव कोलिजन्स होना जरूरी होती हैं और इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी होता है। नंबर 1, मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और नंबर 2 जो है वो बच्चे यहाँ पे हमारे पास होता है वो ये आ जाएगा कि हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन से मुराद ये होता है कि जिन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनना होता है, उन दो एटम्स का आपस में कोलाइड करना जरूरी होता है, अदरवाइज हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन जो है वो नहीं हो पाती। तो इफेक्टिव कोलिजन गिव राइज टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इजीली। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कहता है बच्चे द फॉलोइंग इज सिंपल प्रोटीन। तो बच्चे हमारे पास ग्लोब्यूलिन जो है, आप लोगों ने सिंपल और उसके बाद कंपाउंड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स की एग्जांपल देखनी है। हमारे पास जो ग्लोब्यूलिन है ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल में आ जाता है। लेसिथिन जो है ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड प्रोटीन की एग्जांपल्स के अंदर जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ग्लोब्यूलिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ जायंट मॉलिक्यूल। बच्चे मैंने लास्ट सेशन के अंदर एक पूरे का पूरा आप लोगों के साथ टेबल शेयर कर दिया था, तो आप लोगों ने उससे भी देख लेना है। अदरवाइज ये बुक के अंदर भी लिखा है कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, जो टेबल बना है मैक्रोमोलिक्यूल्स यूनिट के अंदर पहले ही पेज के ऊपर, तो बारहा कह रहा हूँ कि पॉलीमराइजेशन में से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन हाइड्रोजन गिव्स। अमाइनो एसिड्स में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ 5, 6, 7, काफी ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। इवन निन हाइड्रोजन टेस्ट वाला ये जो क्वेश्चन है कि कौन देते हैं या किस तरह का कलर होता है, ये 5वीं दफा क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चे याद रखें, निन हाइड्रोजन का जो कलर होता है वो वॉयलेट ब्लूइश कलर होता है और ये अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो वॉयलेट ब्लू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कहता है कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू। तो बच्चे हमें दोनों तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, OH ग्रुप की वजह से भी देखने को मिलते हैं और बेंजीन की वजह से भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू बोथ ए एंड बी। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादातर पोर्शन आ रहा है, लेकिन उसमें यकीन करें इतनी आसान केमिस्ट्री आ रही है कि केमिस्ट्री का जब भी बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं सर आसान तरीन से जो MCQs हैं वो केमिस्ट्री से पूछे जा रहे होते हैं। सिंपली वो रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट पूछ रहा है, या प्रोडक्ट दे के रिएक्टेंट पूछ रहा है, या रिएजेंट पूछ रहा है, या सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है, या एग्जांपल्स पूछ रहा है। इस तरह की चीजें, मतलब जिस तरह से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया करता था ना कि घुमा फिरा के कि इसका इससे रिएक्शन करवाएं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वो वाले सिनेरियो हमें इस बार नहीं देखने को मिला। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बोथ एंड बी है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ग्रिग्नार एजेंट्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव। बच्चे आप लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा लें, आप लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा लें, आप लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा लें, आप लोगों के पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, अल्केन। ग्रिग्नार एजेंट में से हर टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें अल्केन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, कहता है कि बच्चों फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी हर पेपर के अंदर मॉर्निंग हो इवनिंग हो जिस दिन मर्जी टेस्ट हो रहा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, इन तीनों के यूजेज में से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पिक किया जा रहा है। अब उसने एंटी पोलियो वैक्सीन का पूछा है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर के हिसाब से पूछता है, फॉर्मामिंट के हिसाब से पूछता है। यहाँ पे एंटी पोलियो वैक्सीन के बच्चे अगर आप लोग यूजेज पढ़ते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड का यूज है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। बच्चे डाइमिथाइल ईथर को अगर ड्रा कर लें तो हमारे पास CH3 OCH3 हमारे पास क्या है, हमारे पास डाइमिथाइल ईथर आ जाता है। और अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल की बात करें CH3 CH2OH, तो बच्चे यहाँ पे देखें इनका मोलेकुलर फार्मूला ही सेम है, लेकिन इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास O फंक्शन ग्रुप यहाँ पे OH फंक्शन ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके फंक्शन ग्रुप्स डिफरेंट है, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा।
पोजीशन ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो डिफर कर रही होती है। लाइक हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये 3 कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, और इसी तरह से अगर मेरे 3 कार्बन के ऊपर कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्लोरीन अटैच कर देता हूँ तो ये मेरे पास पोजीशन आइसोमरिज्म की कैटेगरी के अंदर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, कहता है कि कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू। बच्चे इसमें से जो राइट ऑप्शन था वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स था। इसके अलावा आप लोगों को अगर ऑप्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो वो भी राइट ऑप्शन होगा। लाइक ये लास्ट एमसीक्यू के अंदर आ भी चुके हैं। और इसके अलावा डी डी ट्रांजिशन की वजह से भी हमें इसके जो कलर है वो देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, एक ही ऑप्शन उनमें से ठीक था, वो बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल इज। तो बच्चे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल है वो हमारे पास आयरन होगी। इवन इन सारी ऑप्शन में से मौजूद एक ही हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, तो वही आप लोगों के लिए सिलेक्ट करना आसान हो चुका था। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आयरन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एफ ऑर्बिटल। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 14 जो है वो आंसर मार्क किया होगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे देखिए उसने वर्ड क्या लिखा है, इसने ऑर्बिटल लिखा है। अब बच्चे ने मेरे साथ इसी तरह से क्वेश्चन शेयर किया है फॉर ऑर्बिटल, मुझे नहीं पता उन्होंने सब शेल दिया था या ऑर्बिटल दिया था। बच्चे मैं बारहा बता चुका हूँ, अगर वह बात करता है सब शेल की, एफ सब शेल की, तो हमारे पास 4 होते हैं, कैस है, फिर पी आ जाता है, फिर डी आ जाता है, फिर एफ आ जाता है। अगर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 होगा, पी के अंदर 6 होते हैं, डी के अंदर 10 होते हैं और एफ के अंदर 14 होते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास सब शेल है। बच्चे उसने यहाँ पे क्या पूछा, उसने ऑर्बिटल। मैंने लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा तकरीर की थी इस चीज के ऊपर के बच्चे जब ऑर्बिटल आ जाएगा, जो सा मर्जी ऑर्बिटल हो, एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 से ज्यादा कभी भी एक्सीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 2 आ जाता है। अगर ऑर्बिटल की जगह पे वो वर्ड इस्तेमाल करता है सब शेल, तब आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होना था वो 14 होना था। तो ये हमारे पास चंद क्वेश्चन हैं जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। और बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों में से जिन बच्चों के भी बाद में पेपर हैं वो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे पेपर लाजमी तौर पे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है वो शेयर करें, ताकि आपसे बाद में आने वाले बच्चों का भी फ़ायदा हो। और नेक्स्ट सेशन मीन टू से 2022 के अंदर के लिए मैं तमाम के तमाम एमसीक्यूज कंपाइल कर सकूँ, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ईयर भी यही पीएमसी का डाटा होगा। लेकिन पीएमसी जो है वो फेल हो चुकी है अपनी बातों के ऊपर पूरा करने में। अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं, बेहतर जो है वो कर्म करने वाले हैं। आप लोग अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें और अपना इम्तहान जो है वो अच्छे तरीके से देकर आएँ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि किसके लिए क्या बेहतरीन है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उन लोगों को लाजमी अता कर देंगे। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।